हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत सारे डिमांड थे कि हम लोग बिहार से स्पेशली जीके करेंगे, जो बिहार स्पेशल होगा सिर्फ और सिर्फ। तो हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस डिमांड को पूरा करने के लिए। और हम लोग आज जो है बिहार जीके के जितने भी प्रश्न होंगे उसे हम लोग कवर करेंगे। आपको बता दें कि इस जितने भी टॉपिक्स हैं बिहार से संबंधित, उसको कवर करने के लिए कम से कम 2 मास्टर वीडियो लगेंगे। और 2 मास्टर वीडियो में हम लोग इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं बिहार के परिचय से। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम जरूर बता दिया करेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार एक समान परिचय में बिहार का स्थापना दिवस की हम बात करें तो बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। उच्च न्यायालय, बिहार में जो उच्च न्यायालय उसकी स्थापना कब करी गई थी? तो उसका यदि स्थापना पूछे तो 1913 में, और उसका उद्घाटन 1916 में। कब किया गया था? 1916 में। तो एग्जाम में भी 1916 ही आता है। अगला क्वेश्चन देखें, जनसंख्या की दृष्टि से क्रम क्रम की बात करें तो पूरे भारत में बिहार जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, पूरे भारत में तीसरा सबसे बड़ा क्या है? ये राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है कौन से स्थान पे आता है? 12वां। कौन सा स्थान है इसका? 12वां राज्य है। ठीक है, अगला देखें, इसके जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु यदि सामान्य वर्षा की बात करें तो कितनी होती है? 1205 मिलीमीटर। ठीक है, कितना? 1205 मिलीमीटर होता है। औसतन वर्षा तो 52.5 दिन प्रति वर्ष। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, इसकी जलवायु बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो अरवल होती है। अरवल क्या है? तो बिहार का सबसे नया जिला है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिला। कितने? 38 जिले हैं। ठीक है, और ये 38वां जिला अरवल जो है बनाया गया था। सर्वाधिक औसत आर्द्रता, आर्द्रता कहाँ होती है? तो सुपौल में। कहाँ? सुपौल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसका क्षांशीय विस्तार। ये कोई जरूरी नहीं, कभी कभी आ सकते एग्जाम में नहीं पूछा है। अलग, ठीक है। इसकी लंबाई पूछती है। बिहार के नक्शा की हम बातें करें तो कुछ इस प्रकार से होता है नक्शा। तो बिहार का जो है लंबाई यदि पूछे उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछता है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। कितना? 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। और ये चौड़ाई पूछे कि चौड़ाई कितना है? तो 483। कितना है चौड़ाई? चौड़ाई कितना है? 483 करीब। ठीक है, पूरब से पश्चिम जो है कितना है? 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। ठीक है, कितना होता है भाई साहब? यदि पूछे उत्तर से दक्षिण तो 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम पूछे तो 483 किलोमीटर। आगे देखिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। शहरी क्षेत्रफल, ग्रामीण क्षेत्रफल कभी नहीं एग्जाम में पूछा है। हाँ, ये पूछेगा जरूर कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो 2.86। कितना? 2.86% है। कुल भारत के क्षेत्रफल कितना हिस्सा है इसका? 2.86 है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक है क्या? राजकीय प्रतीक। ये देखिए, राजकीय वृक्ष क्या होता है? पीपल है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। ठीक है, पहले नीलकंठ था, उसको बदल करके फिर हम लोग गौरैया रखते हैं। राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। क्या है? द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर मछली। मांगुर जो है बिहार में लगभग शायद बैन ही है। इसको खाने से बहुत सारे जो है बीमारी उत्पन्न हो रही है, कैंसर बीमारी हो रही है, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया है। अब ये राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। आगे देखेंगे हम लोग थोड़ा सा जनसंख्या के बारे में समझेंगे। बिहार की जनसंख्या में तो कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 10 करोड़ के आसपास। ठीक है, कितना? 10 साढ़े 10 करोड़। 10 करोड़ 40 लगे 2011 की डाटा के अनुसार है। 10 करोड़ 40 लाख 99,452 है। ठीक है, जो पूरे भारत के जो है जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6। कितना? 8.6%। 8.6%। ठीक है, अनुसूचित जातियों की संख्या प्रतिशत में याद रखनी है। तो अनुसूचित जाति जो लगभग 16%। कितने? 16% जो है इसमें है। ठीक है, बिहार की जनघनत्व की बातें करें तो जनघनत्व कितना है? 1106। पूरे भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, 1106 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर की बातें करें तो बिहार जो है पूरे भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। तो इसकी साक्षरता दर बहुत ही कम है। तो इस यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता दर और महिला की साक्षरता दर दोनों याद होना चाहिए। पहले हम लोग समझते हैं कि बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो 61.8। कितना? 61.8%। 61.8%। ठीक है, और वही पुरुषों की लिटरेसी रेट कितनी है? 71%। 71% याद रखेंगे। और महिला कितनी? महिला 51%। कितना? महिला 51%। ठीक है, 10 की वृद्धि दर कितना है बिहार का? तो 25.42%। 10 की वृद्धि कितनी है? 25.42%। और पूछे कि अनुसूचित जनजाति कितने हैं? तो 1.3%। कितनी? 1.3% है यहाँ पे। लिंगानुपात कितना है बिहार का? लिंगानुपात 918 होता है। कितना है? 918। और शिशु लिंगानुपात पूछे तो 935। कितना? 935। लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात 935 है। आगे देखेंगे कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? तकरीबन 26 नगर हैं जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे कि जन्म दर कितना है? तो जन्म दर तो एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। लगभग 30 प्रति हजार, यानी 1,000 पे जो है हर एक 1,000 पे 30 व्यक्ति जो है मतलब जन्म लेते हैं। वहीं मृत्यु दर कितनी है? तो 7.9 प्रति हजार, यानी 1,000 पे जो है हर एक 7 व्यक्ति जो है मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मातृत्व मृत्यु दर। ये सब एग्जाम में नहीं आते हैं, ये और ये। आगे देखेंगे हम लोग,
कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये जिला कौन सा है, तो पटना है। कौन सा है, पटना है। वही न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है, तो शेखपुरा। कौन सा भाई साहब, तो शेखपुरा है। ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है गया में है, लगभग 30% जो है वहाँ पे रहते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति जाति कहाँ है, तो किशनगंज में। कहाँ, किशनगंज में। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो सबसे जनसंख्या घनत्व शिवहर में है। कहाँ, शिवहर में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो कैमूर में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, तो रोहतास में। ये आया क्वेश्चन है, हमारे से पूछा गया क्वेश्चन था। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, तो रोहतास में है। ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, तो पूर्णिया में। कहाँ, पूर्णिया में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ है, तो रोहतास में ही है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ है, तो सहरसा में। कहाँ, सहरसा में है। अगला देखेंगे कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ देखी गई है, तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ है, सबसे न्यूनतम तो गोपालगंज में। ठीक है, गोपालगंज में। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी गोपालगंज ही है। ठीक है। महिलाओं की संख्या जो है प्रति 1000 व्यक्ति पे सर्वाधिक है। आगे देखेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात, देखिए आ ही गया, गोपालगंज कहाँ है, गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, मुंगेर में। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, मुंगेर में। ठीक है। अगला देखेंगे सर्वाधिक नगरीकरण, सबसे ज़्यादा नगरीकरण कौन सा है, जिला तो पटना है। ठीक है। न्यूनतम नगरीकरण समस्तीपुर हो गया। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सबसे ज़्यादा कहाँ अनुसूचित जनजाति है, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ है, तो शिवहर में। कहाँ है, शिवहर में। ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक परिदृश्य की बातें करें तो बिहार में लगभग 38 जिले, कुल कितने जिले हैं, 38 जिले। ठीक है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो पश्चिमी चंपारण। और जनसंख्या के हिसाब से कौन है, तो पटना है। कौन सा, तो पटना है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर है। कौन सा है, शिवहर। ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार ये शिवहर सबसे छोटा जिला है। और वहीं जनसंख्या अनुसार बात करें तो शेखपुरा है। कौन सा है, शेखपुरा हो गया। ठीक है। पटना में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9 है। कितना प्रमंडल है, 9। ये सभी नहीं पूछते हैं कभी। और मंडलों की संख्या कितनी है, 101 है। सामुदायिक विकास खंड ये सब कभी नहीं आते। राजस्व गांव ये सब बिल्कुल नहीं आता। ठीक है। पुलिस जिले बिल्कुल ये सब नहीं आते। यदि हम लोग सीमाएं की बात करें कि इसकी सीमाएं कितनी होती हैं, मतलब उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, इस प्रकार से। तो बिहार के उत्तर में कौन सा है, नेपाल है। कौन सा है भाई साहब, नेपाल है। और नेपाल से लगभग 7 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं। नेपाल से लगभग कितना, 7 जिला जो है सीमा साझा करता है। कौन सा है भाई साहब, तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है। फिर है आपके बाद ये सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिले जो है क्या करते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आगे देखते हैं उसमें पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल से कितने जिले, 3 जिले जो इसे साझा करते हैं, कटिहार है, पूर्णिया और किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज है। ठीक है। आगे देखें हम लोग पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश लगभग 8 जिले जो है इससे 8 जिले जो है भाई साहब इसे बाउंड्री साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ठीक है। और दक्षिण में बात करें तो झारखंड है। झारखंड के साथ भी लगभग 8 जिले जो है सीमा साझा करते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सिंचाई की बातें करें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा है। ठीक है। कुल सिंचित क्षेत्र की बातें करें तो कुल सिंचित क्षेत्र कितना है यहाँ पे, 57% जो कृषि क्षेत्र है। कितना, 57% जो कृषि क्षेत्र है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो गंडक परियोजना। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है, तो गंडक परियोजना है। अब देखिए कुछ कुल सिंचाई में कितना कितना भाग जो है किसका होता है, ये भी एग्जाम में आता है। नलकूप से लगभग 63%, लगभग 64% के आसपास जो है। फिर नहर से लगभग 30-30.5%। और तालाब और अन्य से लगभग 5.5% जो है सिंचाई होती है। लोकसत्ता की बातें करें तो लोकसत्ता में कुल सीट कितने हैं लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए 40 सीट है। लोकसभा के लिए कितना सीट है, तो 40 सीट है। ठीक है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है कितनी है, 6 है। कितना, 6। ठीक है। आगे देखेंगे राज्यसभा में कितना कुल सीट है, लगभग 16। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और इसमें देखते हैं ये जिला परिषद हमारा जो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो है त्रिस्तरीय जो है मैंने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है हमारे पास। ठीक है। नगर निगम की बातें करें तो नगर निगम की कितना संख्या है भाई साहब, 18 है। कितना, 18। चलिए आगे देखते हैं। राज्य विधायिका की बात करें विधानसभा में कुल कितना सीट है, 243। कितना, 243 सीट है विधानसभा में। उसमें अनुसूचित जाति के लिए कितना है, 38 सीट है। और अनुसूचित जनजाति के लिए दो कितना, 2 सीट है। इसका जगह भी याद करिएगा, कटोरिया और मनिहारी। ठीक है। अगला देखेंगे विधान परिषद में कुल कितना सीट है, 75 सीट है। कुल कितना सीट है, तो 75 सीट है। ठीक है। कुछ परीक्षा दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट से वन देख लेते हैं। बिहार जो है नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है, 729 किलोमीटर। कितना है, 729 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई तो लगभग 6000 के आसपास आता है। कितना, लगभग 6000 किलोमीटर। बंगाल से अलग कर बिहार में उड़ीसा का गठन किया गया, तो कब बिहार से अलग किया गया था, 22 मार्च 1912 को। ठीक है। उसमें उड़ीसा जो है बिहार का ही भाग था, उसमें उड़ीसा अलग नहीं हुआ था। उड़ीसा जो बिहार से कब अलग हुआ था, तो 1936 में। ठीक है। और 1936 में ही जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था।
अब आगे देखते हैं कि संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा के राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? एसपी सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है। और बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन कब बना था? 1920 में बना था। कब बना था? 1920 में। और श्री कृष्णा सिंह जो है उसके नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी। कब हुई थी? 1937 का जो है विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1937। जो प्रांतीय पहली बार जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जो है नेतृत्व में जो पहली बार सरकार बिहार में बना था। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार के नामकरण का कारण बौद्ध बिहारी की अधिकता। ठीक है। बौद्ध बिहारों की अधिकता की वजह से जो है बिहार का नाम रखा गया था। ठीक है। बिहार की ज्यामितीय आकृति पूछे तो कैसा है? आयतकार है। कैसा है? आयतकार। बिहार से झारखंड पृथक किया गया। बिहार से झारखंड कब अलग किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। उसका कितना परसेंट भूभाग उसको दिया गया था? लगभग 40%, 46%। कितना? 46%। अब आगे देखते हैं। कुछ ये मानचित्र है जो आपको याद होने चाहिए। एक बार जरूर इसको मैप में बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है। कि कौन सा राज्य जो है मतलब किस राज्य से सीमा बनाता है, कौन सा जिला जो है किस राज्य से सीमा बनाता है, या फिर कौन सा जिला जो है किस देश से सीमा बनाता है। तो ये जरूर एक बार याद करके जाइएगा। ठीक है। आगे देखें। कुछ अब बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार का इतिहास और उसकी संस्कृति क्या कैसी थी पहले, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक कालीन बिहार में सबसे आता है पहले पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल में कुछ प्रमुख स्थल जो बिहार में पाए गए हैं। तो सबसे पहला स्थल कौन सा? पूरा पाषाण मुंगेर। और ये आया हुआ क्वेश्चन है। मुंगेर में जो है पूरा पाषाण काल स्थल जो है पाए गए थे। सबसे पहला कहाँ स्थल? तो मुंगेर में। ठीक है। फिर नालंदा, नालंदा के बाद फिर वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में भी पाया गया था। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि बिहार का जो है पूर्व पाषाण कालीन जो स्थल निम्न में से कौन सा है, और इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो उसमें मुंगेर जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, और इसे आप लोग याद करके जाएगा मुंगेर में जो है। ठीक है। आगे देखें हम लोग कि नवपाषाणकालीन युग जो है जिसमें चिरांद आपको याद रखना है। चिरांद। ठीक है। चिरांद यानी सारण छपरा में है। फिर चिरांद के बाद चेचर वैशाली में, सेनुआर रोहतास में, ताराडीह कहाँ? गया में, और मनेर कहाँ? पटना में। ये सब नवपाषाणकालीन जो है स्थल है बिहार के। अब आते हैं ताम्रपाषाण युग में। तो ताम्रपाषाण युग में सोनपुर हो गया, ताराडीह हो गया, मनेर। मनेर याद रखिएगा, मनेर सर्वाधिक है, मतलब इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो सेनुआर, फिर से चिरांद, चेचर, मांझी, ये सारे के सारे स्थल जो है कहाँ से? ताम्रपाषाण युगीन स्थल है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद। तो बताइए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट महाजन आपको पता होना चाहिए कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? पहले 16 थी। और इसका जो चर्चा कौन किस किस पुस्तक में है? तो अंगुत्तर निकाय में भी है। आगे देखेंगे हम लोग कि ये अंग अंग का अंग जो है, ठीक है, बिहार का ही बिहार के अंतर्गत आने वाला एक महाजनपद है। और जिसको हम लोग इसका प्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और इसकी राजधानी कहाँ थी? मालिनी। इसका चंपा जो है, जनरली चंपा ही याद रखते हैं हम लोग। तो चंपा। इसका वर्तमान स्थिति पूछे तो कहाँ? अंग जो है भागलपुर और मुंगेर में स्थित है। ठीक है। एक वज्जी संघ, तो वज्जी भी जो था वहाँ पे बिहार का ही जो है महाजनपद था। तो इसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। और इसके संस्थापक तो आज तक तो पूछा नहीं है, लेकिन याद कर लेंगे हम लोग। नमोदिष्ट। क्या थे संस्थापक? नमोदिष्ट। ठीक है। और वज्जी और मल्ल ये जो थे कि गणतंत्र राज भी थे। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग मगध के बारे में। मगध इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। और प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी इसकी? गिरिब्रज थी। और प्रवर्ती राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र किसने करा था? ये पूछेगा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कौन किसने करा था? तो उदयन ने। किसने करा था? उदयन ने करा था। आगे देखते हैं परीक्षा दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पूरा पाषाणकालीन एस्यूलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियों प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुआ था? पैसरा मुंगेर से। और प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं तो जेठिया नालंदा से। ठीक है। ये भी याद करके जाइएगा जरूर। अब जाइए इतिहास बिहार के इतिहास से संबंधित जितने भी वंश हैं जो मगध साम्राज्य के कालीन थे उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला आता है हर्यक वंश। ठीक है। इतिहास का भी सबसे पहला वंश ऐसे माने तो मतलब लिखित तौर से माना जाता है इसको, हर्यक वंश को। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। और कब वो 544 ईसा पूर्व से लगभग 452 ईसा पूर्व तक वो जीवित रहे। वैवाहिक संबंध की बातें करें तो वैवाहिक संबंध कैसा था? तो कौशल की राजकुमारी महाकोशला से, ठीक है, जो प्रसन्नजीत की बहन थी उनसे शादी करा था। फिर वैशाली की राजकुमारी चेलना से, जिनके चेटक की पुत्री जो थी उनसे शादी करा था। और मध्य कुल की राजकुमारी छेमा से, यानी तिनकी 3 बीवियां थी। कौन कौन से? तो महाकोशला, चेलना और छेमा। ठीक है। अब इनका राजवैद्य था, इसे आया वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो इनके राजवैद्य का क्या नाम था? जीवक था। ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? तो काश्यप संहिता के रचना करी थी। अब देखिए इनकी उपाधि क्या थी? तो श्रेणीय। इनका उपाधि क्या था? श्रेणीय था। ठीक है। सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग किसने करा था? तो इन्होंने ही करा था। अंग नरेश बृहद्रथ पर विजय पाया था। आगे देखते हैं इनका ही पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु जो क्या करते हैं कि अपने ही पिता की हत्या करके जो है राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद जो शादी करते हैं किससे? प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से शादी करते हैं। और इनका अन्य नाम क्या था? कुणिक था। बौद्ध धर्म के क्या थे? वो अनुयायी थे। प्रथम बौद्ध संगीत इन्हीं के काल में हुआ था। और वैशाली पर विजय भी इन्होंने ही पाया था। प्रथम बार जो वैशाली विजय किसने पाया था? अजातशत्रु ने ही पाया था। और लगभग वैशाली पर विजय जो है 16 वर्षीय युद्ध था। तब जाकर बहुत ही मतलब मुसीबतों का सामना करने के बाद जो वैशाली पर विजय पाया उन्होंने। और जो है इस युद्ध में महाशिलकंटक और रथ मूसल का प्रयोग इन्होंने करा था। ये दोनों के दोनों क्या थे? अस्त्र थे। तो महाशिलकंटम और रथ मूसल का प्रयोग ये कहाँ किया था? वैशाली पर विजय पाने के लिए किया था। और किसने करा था? तो अजातशत्रु ने करा था।
और अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ कौन से थे? वस्त्रकार और सुनीध थे। ठीक है, मकली पुत्र कुशल की मृत्यु इन्हीं के काल में हुई थी। ठीक है, वैशाली अजातशत्रु के काल में ही हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं उदयन। ठीक है, अजातशत्रु के बाद जो है कौन आते हैं? उदयन आते हैं। और उदयन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, पहले पूरा नाम क्या था? कुसुमपुर था। क्या था? कुसुमपुर। और राजधानी जो है राजगिरी से बदल करके क्या किया था? पाटलिपुत्र इन्होंने करा था। और इनके उदयन के बाद उत्तराधिकारी आए जो खास इंपॉर्टेंट तो नहीं, अनिरुद्ध मुंडक। ठीक है, सबसे अंतिम शासक जरूर पूछता है नागदोषक जो कौन थे? तो बिंबिस ये हर्यक वंश के जो थे क्या थे? अंतिम शासक थे नागदोषक। ठीक है, और नागदोषक का जो हत्या किसने कौन कर देता है? तो शिशुनाग कर देते हैं और वो जो शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, आगे देखें हम लोग इसके संस्थापक। ओहो सॉरी सॉरी, नागदोषक जो है नागदोषक का जो है अमात्य या फिर उनका जो मंत्री जो है ये राजपाल थे शिशुनाग, और जिनकी हत्या करके जो है शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। और राजधानी जो है पाटलिपुत्र से क्या कहाँ लेके जाते हैं? वैशाली लेके जाते हैं। ठीक है, अभी तक राजधानी जो है 3 बार चेंज हुआ है। राजगिरी, राजगिरी से कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र से कहाँ राजधानी हुआ? वैशाली। ठीक है, इस क्रम को जरूर याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम ये भी पूछ देता है कि क्या क्या क्रम थे राजधानी के। अब देखिए अवंती, वत्स और कौशल को मगध में विलय करने वाला शासक कौन था? तो कौन थे भाई साहब? शिशुनाग थे। फिर इनका जो है लड़का, इनका पुत्र जो है कालाशोक जो है राजगद्दी पर बैठता है, और उसका और भी नाम था, अन्य नाम जो है काकवर्ण। ठीक है, और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के काल में हुआ था। यदि आपको जो बौद्ध संगीति का जो ट्रिक नहीं याद है तो हम बाद में बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी राजाओं का ट्रिक जरूर याद करिएगा। तो क्या ट्रिक था? एक। ठीक है, इस ए से क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति का जो है तो अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क, ये चारों राजाओं का जो है कर्म आपको याद होना चाहिए। और पहली बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और ये चौथी बौद्ध संगीति, मतलब ये राजाओं के काल में हुआ था। हमने ये ट्रिक बता दिया। ठीक है, और जगह का नाम पूछे तो RVP के, यानी राजगिरी पहली बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कालाशोक। फिर उसके बाद जो है शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक कौन थे? तो नंदी वर्मन। ठीक है, नंदी वर्मन थे, नंदी वर्धन थे। आगे देखते हैं फिर उसके बाद जो है इसमें नंद वंश आते हैं। और नंद वंश के जो संस्थापक कौन थे? तो महापदम नंद थे। कौन थे? महापदम नंद। ठीक है, इनकी उपाधि जरूर याद करिएगा। इनका उपाधि क्या है? तो उग्रसेन याद करिएगा। ठीक है, एकराट भी याद रखिएगा, भार्गव, और या द्वितीय परशुराम भी इनको कहा जाता है। और ये सर्व छत्रांग तक का भी जो उपाधि इन्होंने धारण करा था। तो जितने भी हमने अभी अंडरलाइन करे तो सभी आपको जो है उपाधि याद होने चाहिए। ठीक है, और इनके मंत्री का नाम क्या था? कल्पक। क्या नाम था? कल्पक। ठीक है, और कहाँ कहाँ इन्होंने विजय पाया था? तो इच्छावाकु, पंचाल, कैसे, कुरु, सुरसेन, वित्तिहोत्र, कलिंग है और अश्मक, इन सभी पे जो है इन्होंने विजय पाया था। ठीक है, और कलिंग से कलिंग से जो जीन की मूर्ति जो उठा लाए थे, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में इसका जो है चर्चा है। ठीक है, कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाए, तो कौन उठाने वाला शासक का नाम यदि पूछे तो क्या महापदम नंद। कौन थे? महापदम नंद थे। ठीक है, और ये इसका मतलब कहाँ उल्लेख मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में इसका चर्चा है। ठीक है, अब इसमें यदि बातें करें तो इसमें लगभग कुल शासक हुए। ठीक है, कुल 9 शासक हुए, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे अंतिम जो है जरूर पूछता है घनानंद के बारे में। ठीक है, तो घनानंद का जो है अन्य नाम अग्रमीज, याद करिएगा एकदम। और अग्रसेन, ये दो जो है उपाधि आपको याद होने चाहिए। और उनके सेनापति भद्रसाल थे और मंत्री सकटाल। ठीक है, सिकंदर के बिल्कुल ही समकालीन थे घनानंद। फिर घनानंद की जो है ये मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, घनानंद को मान करके जो है अपना वंश की स्थापना करते हैं, और जो क्या कहलाता है वो मौर्य वंश से कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए हम लोग अब मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य और भी कई सारे नाम थे, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, उनके पुस्तक है। और जो अर्थशास्त्र है, पुस्तक का नाम कई बार एग्जाम पूछता है, अर्थशास्त्र। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम भी है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सोलनबेलगोला में। ठीक है, सनलेखला बीस द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। राजधानी की बात करें तो राजधानी पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? पालीप्रोथा था। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले मौर्य वंश की बात करते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनका मंत्री का नाम चाणक्य था। चाणक्य का और भी नाम थे कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और इनकी एक पुस्तक थी, और पुस्तक का क्या नाम था? तो अर्थशास्त्र। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के और भी नाम थे सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। ठीक है, और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का यूनानी नाम क्या था? पालीप्रोथा। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सवर्णबेलगोला में संलग्न विधि द्वारा हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो चंद्रगुप्त और सेलुकस के बीच युद्ध हुआ था। सेलुकस कौन था? तो सेलुकस जो है सिकंदर का जो है सेनापति था। ठीक है, और सेलुकस कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। अब कहाँ हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, परिणाम क्या हुआ था इसमें कि चंद्रगुप्त जो है इसमें विजय हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसमें विजय हो चुके थे। तो सेलुकस की विजय होने के बाद क्या हुआ कि सेलुकस की पुत्री जो है हेलेना थी। हेलेना से चंद्रगुप्त ने क्या कर दिया? शादी कर लिया था। सेलुकस का राजदूत जो कौन बन गया? तो मेगास्थनीज जो है भारत आए हुए थे। ठीक है, तो जब सेलुकस से जब जीते थे तो उनसे जो है 4 जगह जो उन्होंने प्राप्त करा था। कौन कौन सा था?
तो क्या बोलते हैं, पेरिसपेनियाई, जेड्रोसिया, आर्कोसिया और एरिया, एरिया, आर्कोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेनियाई। ठीक है, हेरात, कंधार, मकरान और काबुल, ये 4 जो क्षेत्र जो थे चेल्को से इन्होंने जीता था। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके बाद उत्तराधिकारी कौन था, कौन बना, बिंदुसार बना। बिंदुसार जो है 298 से 273 ईसा पूर्व तक जो है राजगद्दी पर बैठा। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। इनकी माता दुर्धरा थी। कौन थी माता? दुर्धरा। पत्नी धम्मा और सुभद्रांगी। और ये सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाले प्रथम शासक थे। कौन थे? सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाले प्रथम शासक थे। ठीक है, इनके मंत्री कौन थे? तो मंत्री भी चाणक्य ही थे और खल्लाट, फिर बाद में चाणक्य की मृत्यु हो जाने के बाद कौन थे? खल्लाटक। बिंदुसार के और नाम है, पुराणों के अनुसार क्या है, भद्रसार और बारीसार। जैन ग्रंथ के अनुसार से सिंहसेन, और यूनानी के साथ अमित्र चेट्स, ठीक है, और अमित्रो चेडीज। चीनी किताब के अनुसार जो इनका नाम बिंदुपाल था। संस्कृत में जो अमित्र घाट बोला जाता है, क्या बोलते हैं इनको? अमित्र घाट। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि अमित्र घाट किसे कहा जाता है। आगे चले देखते हैं। इसके बाद जो है अशोक उत्तराधिकारी बनते हैं। अशोक जो है 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। इनके पिता जो बिंदुसार थे, माता सुभद्रांगी थी। माता का अन्य नाम धम्मा भी था। धम्मा पसादिका जनपद कल्याणी थी, मतलब जनपद कल्याणी, कल्याणी जनपद के जो है रानी थी। ठीक है, और पत्नी कौन सी? पत्नी देवी थी, पद्मावती कारुआ की। ठीक है, और आगे देखते हैं इनके पुत्र। और पुत्र कौन कौन थे? जालोक, महेंद्र, तीवर और कुणाल आदि थे। ठीक है, पुत्री कौन थी? संगमित्रा, चारुमती। और मंत्री कौन था? मंत्री राधा गुप्त था, राधा गुप्त, ये याद रखिएगा। अशोक के कई सारे नाम हैं। अशोक वर्धन, ये विष्णु पुराण में आपको मिलता है। ठीक है, बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख से मिलता है। मगधीराज भब्रू अभिलेख से मिलता है। प्रियदर्शी राजा यानी बरबरा गुहा लेख से मिलता है, सॉरी बराबर गुहा लेख से मिलता है। बराबर के पहाड़ियों से वहाँ पे गुहा लेख है, वहाँ पे उनसे मिलता है। रानी अशोक कंगन हल्ली से मिलता है। ठीक है, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, ये रूमन देई, निगिलवा, रूपनाथ और गिरनार, ये जो शिलालेखों से प्राप्त होता है। ठीक है, महाराज कुमार जो है पनगोरिया अभिलेख से मिलता है। और अशोक, अशोक जो नाम जो है कहाँ से मिलता है? गुर्जरा, मस्की, नतुर और उदयगुलान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम पूछ सकता है। अशोक नाम जो है किस अभिलेखों से मिलता है? तो गुर्जरा, मस्की, नतुर और उदयगुलान से मिलता है। और एक ये देवनाम पीरियड भी पूछता है कभी कभार। देवनाम पीरियड याद रखें रूमन देई से। ठीक है, रूमन देई से ये भी क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो इसके अशोक के अभिलेखों को खोज किसने करा था? टी पैंथलर ने करा था 1750 में। टी पैंथलर ने कब करा था? 1750 में करा था। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा किसने था? जेम्स ट्रिसेप ने इसको पढ़ा था। दिल्ली के जो टोपरा अभिलेख था उसको इन्होंने पढ़ा था। ठीक है, अभिलेखों का लेखक क्या क्या कहलाता था? चापड़ कहलाता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? कौन कौन सी लिपि में इन्होंने लिखा है? तो अरेमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी और द्विभाषिक। ठीक है, तो जितने भी ये लगमान एवं तक्षशिला, जो तक्षशिला में जो है अरमाई की लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी में जो है खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। और ब्राह्मी में अन्य समस्त स्तंभ एवं गुहा लेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। और द्विभाषिक में कौन है? तो सरेकुना अभिलेख। कौन सा? सरेकुना अभिलेख जो है अरमाइक और यूनानी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और उनकी भाषा क्या होती थी? तो भाषा प्राकृत होती थी। इनकी भाषा क्या होती थी? प्राकृत होती थी। ठीक है, बिहार में स्थित अशोकों के अभिलेख, और बिहार में लघु शिलालेख जो है कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है, स्तंभ लेख की बात करें तो स्तंभ लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण और ये पूर्व चंपारण में लौरिया अरेराज। आते हैं गुहा अभिलेख पे। गुहा लेख जो है बराबर की पहाड़ी गया में है। ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो झारखंड में, और झारखंड से होते हुए मतलब गया में ये मतलब इसका फैलाव है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, खोजकर्ता कौन है इसके? गुहा लेखों के? हैरिंगटन 1785 में इसके खोज करा था। अशोककालीन विदेशी शासक कौन? अशोक के काल में कौन कौन से विदेशी आए थे? तो एंटियोकस। कौन थे? एंटियोकस जो भारत में आया था, इसका भारतीय नाम अंत्योकस था। देश सीरिया से आया था। कहाँ से आया था? सीरिया से आया हुआ था। अब आते हैं टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस, टॉलमी फिलाडेल्फस जो है इसका भारतीय नाम तुर्मै था और ये मिस्र देश से आया हुआ था। और ये एंटीगोनस, एंटीगोनस का नाम अंतकिनी था, ये मकदूनिया से आया था। मगस, मगस का भारतीय नाम मग था और साइरिन या सीरिन से आया था। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर भी इसका अलिक सुंदर नाम था और एपिरस से ये आया हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्यकालीन प्रांत एवं राजधानियाँ। ठीक है, तो मौर्यकालीन जो है कई भागों में इसको तोड़ा गया था। ठीक है, एक उत्तरा पद था, दक्षिण पद था, अवंती, प्राची और कलिंग। ठीक है, इसको 5 भागों में तोड़ा गया था, कॉन्फेडरेशन में तोड़ा गया था। और इसके अलग अलग राजधानियाँ था। उत्तरा पद की राजधानी कहाँ था? तक्षशिला। दक्षिण पद का स्वर्णगिरी। अवंती की राजधानी महिष्मती। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्रा और कलिंग की राजधानी तोसली। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कौन सा? शुंग वंश। अब शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने क्या करा था? 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, कि कौन 2 अश्वमेध यज्ञ कराया और किससे किससे करवाया गया था? तो पतंजलि द्वारा। ठीक है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, और ये चीज जो है कहाँ मिलता है? तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख में हमें प्राप्त होता है। और कौन कौन सी उपाधि है? तो सेनानी, औदभिज, कौशलाधिप। ये पूछता तो नहीं एग्जाम में कभी। अब देखिए शुंग वंश में 10 शासक हुए और अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। यहाँ पे अंतिम और प्रथम शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। ठीक है, राजधानी कहाँ थी इनकी? पाटलिपुत्रा थी, ये भी याद रखिएगा। फिर आते हैं उसके बाद कौन सा? कण्व वंश। ठीक है, तो कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। अंतिम शुंग शासक कौन थे? देवभूति की हत्या करके जो है ये राजगद्दी बैठे थे। अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा है। कण्व वंश का सबसे अंतिम शासक सुशर्मा है। ठीक है, और ये क्या था? एक ब्राह्मण वंश कन्नौज जो है। और कुल जो है इसमें 4 शासक हुए, वासुदेव, नारायण, सुशर्मा और भूमिमित्र। इस प्रकार से ये आपको याद होना चाहिए। कुछ
ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पॉइंट दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला अजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी करता है। ठीक है, बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई वस्तुएं ये एग्जाम में भी पूछता है, अंगूर, मदिरा और सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। ठीक है, ये चीजें जो है उनसे मांगी गई थी। चंद्रगुप्त के साथ शरण बेलगुल जाने वाले जैन आचार्य कौन थे? तो भद्रबाहु थे। कौन? भद्रबाहु। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी, किसकी मंत्री परिषद सबसे बड़ी थी? तो बिंदुसार की। बिंदुसार की। बिंदुसार के प्रमुख पुत्र कौन थे? तो सुसीम सबसे बड़े। ठीक है, सुसीम कौन थे भाई साहब? सबसे बड़े थे। और सबसे छोटा यानी मैंने अशोक जो है ये छोटा बेटा थे। ठीक है, सबसे छोटा अशोक थे। चलिए आगे देखते हैं। पाल वंश युगीन बिहार। पाल वंश जनरली जो कहाँ थे? वेस्ट पश्चिम बंगाल में रहने वाले ये सब थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। ठीक है, और मगध पे अधिकार कर लिए थे आगे चल करके, और वहाँ पे जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। क्या करी थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय के। ये आने वाला क्वेश्चन है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करा था? तो गोपाल ने करा था। ठीक है, गोपाल का फिर आता है कौन? धर्मपाल। और धर्मपाल जो है इसकी इनका उपाधि था उत्तरापथ स्वामी। क्या उपाधि था? उत्तरापथ स्वामी। ठीक है, आगे देखते हैं इन्होंने क्या करा था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने भागलपुर की स्थापना करी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है उसकी क्या करी थी? इन्होंने स्थापना करी थी। और सोमपुरी बिहार का निर्माण कराया था। क्या करा था? सोमपुरी बिहार का निर्माण कराया था। फिर उसके बाद आते हैं देवपाल। देवपाल ने क्या करा था? तो अपनी राजधानी जो है मुंगेर को बनाया था। देवपाल ने क्या करा था? अपनी राजधानी को मुंगेर बनाया था। ठीक है, और प्रतिहार शासक जो मिहिर भोज थे उन पे जो है उन पे भी क्या करता? विजय पाया था। नालंदा में जो है जावा के शासकों यानी बालपुत्र देव द्वारा छत्रवास का निर्माण कराया था। और नालंदा का प्रधानाचार्य आचार्य वीर देव थे उस समय। ठीक है, नालंदा का प्रधानाचार्य किससे बनाया गया? तो आचार्य वीर देव। आगे देखते हैं मगध का उत्तर गुप्त वंश। ठीक है, मगध का उत्तर गुप्त वंश जो है, एक मिनट देख लेता हूँ तो कुछ तो नहीं। ठीक है, मगध का उत्तर गुप्त वंश देखते हैं, और उसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। संस्थापक कौन थे? कृष्ण गुप्त थे। इसके संस्थापक कौन थे? कृष्ण गुप्त। अभिलेख जो है अवसर लेख जो है इसमें प्राप्त होता है। उसको आते हैं सेन वंश। सेन वंश का जो संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। कौन थे? सामंत सेन थे। ठीक है, अब इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे? विजय सेन थे। कर्नाट वंशी नान्य देव पर विजय इन्होंने प्राप्त किया था। बलाल सेन द्वारा दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की गई थी, बालसेन दान द्वारा। ठीक है, अंतिम शासक की बात करें तो इसका लक्ष्मण सेन था। अंतिम शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। ठीक है, और इसके दरबारी कवि जो गीत गोविंद, याद रखिएगा इसके किसके रचयिता? सॉरी, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। ठीक है, जयदेव। बख्तियार खिलजी द्वारा ये पराजित हुए थे, ये लक्ष्मण सेन, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं मिथिला का कर्नाट वंश। मिथिला कर्नाट वंश इसके संस्थापक कौन थे? नाने देव थे। मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नाने देव। ठीक है, ये पाल वंशीय रामपाल का समकालीन थे। ठीक है, रामपाल के बिल्कुल ही समकालीन थे। उपाधि क्या थे? कर्नाट कुलभूषण। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी जो है नेपाल में थी, सिमरावगढ़। ठीक है, कहाँ पे? सिमरावगढ़ नेपाल में इनकी राजधानी थी। इसमें प्रमुख शासक कौन हुए? नरसिंह देव हुए। ठीक है, जो बख्तियार खिलजी को नजराना दिया करते थे। फिर आते हैं हरि सिंह देव इसमें, और गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय ये शासक थे हरि सिंह देव। ठीक है, अब पंजी प्रबंध का विकास मिथिला का स्वर्ण, अच्छा मिथिला का स्वर्ण किसके काल में कहा जाता है? तो हरि सिंह देव के काल में कहा जाता है। ठीक है, और कर्नाट वंश के अंतिम शासक भी यही थे, हरि सिंह देव। कुछ परीक्षा से संबंधित कुछ की दृष्टि से जो है कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर दिया हो उसको हम जानेंगे। तो पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रामपाल। ठीक है, कैवर्त विद्रोह के समय शासक कौन था? तो रामपाल था। कवि सोडल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? धर्मपाल को। ठीक है, धर्मपाल को किसने जो है उत्तरापथ की उपाधि दिया था? तो कवि सोडल। धर्मपाल क्या थे? धर्मपाल जो है उन्होंने क्या करा था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करा था। ठीक है, आगे देखते हैं उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित है? तो उदंतपुरी महाविहार जो है पंचानन नदी के किनारे पे। कहाँ पे? पंचानन नदी के किनारे पे। कहाँ पे है? पंचानन नदी के किनारे पे स्थित है। चलिए आइए देखते हैं बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर। ठीक है, तो बिहार में जन्म लेने वाले जो है कुल 5 तीर्थंकर हैं। ठीक है, जो जैन के हैं। तो 10वें तीर्थंकर जो है शीतलनाथ, 12वें वासुपूज्य, और 19वें तीर्थंकर मलिनाथ, और 20वें तीर्थंकर सुवर्तनाथ, और 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ। कौन? नेमिनाथ। नेमिनाथ से क्वेश्चन आते हैं। 21वें तीर्थंकर कौन थे? तो नेमिनाथ थे, और उनका जन्मभूमि कहाँ था? मिथिला था। चलिए आइए देखते हैं महावीर और बिहार। महावीर का जो जन्म की बात करें तो महावीर का जन्म जो है वैशाली यानी बसाड़ मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, और कैवल्य प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बी ग्राम के ताल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये चीज याद रहनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं प्रथम उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? राजगिरी में जो है बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर। कहाँ? विपुलाचल पहाड़ी पर जो है इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम वर्षावास कहाँ किया था इन्होंने? अस्तिका ग्राम। कहाँ किया था? अस्तिका ग्राम में करा था। ठीक है, इनका निर्वाण कहाँ हुआ? निर्वाण पावापुरी में हुआ। कहाँ? राजगिरी के समीप जो है एक पावापुरी स्थान है, वहाँ पे इन्होंने निर्वाण किया था। ठीक है, परीक्षा दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक महावीर पावापुरी में, और एक वसु पूज्य चंपा में। कहाँ? वसु पूज्य चंपा में। ठीक है,
समेत शिखर झारखंड पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 20 है। समेत शिखर जो झारखंड में स्थित है उस पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है। जैन संगति कब हुई? जब महावीर की उसके पश्चात जो है जैन संगतियाँ हुआ था। तो प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति हम लोग जानते हैं। तो प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। वर्ष कब हुआ था? तो 310 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 310 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। इसका परिणाम क्या निकल के आया कि लुप्त ग्रंथों का संकलन करना और श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन। कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन होते प्रथम जैन संगति से। ठीक है। आगे देखते हैं द्वितीय जैन संगति में स्थान जो है वल्लभी गुजरात में। कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में। और इसका अध्यक्ष तो कौन थे? तो क्षमा शर्मन। कौन थे? क्षमा शर्मन। वर्ष कब हुआ था? 512 ईस्वी। कब हुआ था? वर्ष 512 ईस्वी में। और इसका परिणाम क्या निकला? ग्रंथों का संकलन करना। क्या करना था? ग्रंथों। तो आइए हम लोग बौद्ध संगीति को देखते हैं। ठीक है। तो उसमें प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, द्वितीय कब हुई थी, तृतीय कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध संगीति 4 हुई थी। उसमें अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। उसका साल भी हमेशा याद होना चाहिए। तो आइए प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में हम जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। उसमें शासक कौन था? अजातशत्रु। और वर्ष की बातें करो तो वर्ष उस समय 483 ईसा पूर्व थी, जिस समय हमारे बौद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। और कौन से स्थान पे हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? तो राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग तो उसमें क्या क्या हुए थे। तो सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था। क्या हुआ था? सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति को देखें हम लोग। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो ठीक 100 साल बाद हुआ था। और कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? वैशाली थी। और अध्यक्ष कौन थे? सबकामी थे। और शासक कौन था? तो कालाशोक था। ठीक है। और इसमें कौन सा कार्य हुए थे? तो स्थाविर एवं महासांगिक में विभाजन। स्थाविर और महासांगिक में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। आइए हम लोग तृतीय संगीति को थोड़ा सा देख लेते हैं। और तृतीय बौद्ध संगीति की बातें करें तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है इसका स्थान जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। और शासक अशोक थे। ठीक है। कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। प्रमुख कार्य की बात करें तो इसमें अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। क्या क्या था? अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। वही चतुर्थ संगीति की बात करें तो ये कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है। और समय पहली शताब्दी में था। और कब हुआ था? तो पहली शताब्दी में ये हुआ था। उस समय शासक कौन थे? कनिष्क थे। और इसमें प्रमुख कार्य क्या था? हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। हीनयान और महायान में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं। बिहार स्थित बौद्ध महाविहार और कुम्हरार महाविहार जो कहाँ है? पटना में स्थित है कुम्हरार पार्क। और तिलधक महाविहार अवस्थित है नालंदा के समीप तिलास गांव में ये है। ठीक है। आगे देखते हैं कि ये जगदाल महाविहार अवस्थित गंगा और तोया नदी के संगम पर जगदल गांव बांग्लादेश, बिल्कुल बांग्लादेश में ही स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ महाविहार। लौरिया नंदन कहाँ है? तो ये बेतिया में, पश्चिमी चंपारण जिला में। ठीक है। टकसाल के साक्ष्य यहाँ से जो है टकसाल के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं। आगे देखते हैं। और भी कई सारे महाविहार है। श्वेतपुर महाविहार इसकी बात करें तो श्वेतपुर महाविहार का है तो हाजीपुर के निकट केचर ग्राम में है। विशाल स्तूप समोतानंद का इसमें मतलब कहने का मतलब ये जो श्वेतपुर महाविहार है इसमें विशाल स्तूप है जो किसका है? आनंद का है। ठीक है। आनंद कौन थे? तो शिष्य थे। आइए आगे। बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय। इसके संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। और 3 पुस्तकालय इसमें है। रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजन। इसके कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र। और हिंसा के समय जो है शिलभद्र थे। अब आइए देखते हैं धर्मपाल। धर्मपाल जो है शिलभद्र से पूर्व थे। इस धर्मपाल जो थे शिलभद्र से पूर्व क्या थे? इसके कुलपति थे। राहुल मित्र इत सिंह के समय थे। और राहुल श्रीभद्र अंतिम कुलपति थे। कौन थे अंतिम कुलपति? राहुल श्रीभद्र थे। आइए उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? गोपाल है। सभी सब ये पाल वंश के शासक हैं। इसकी अवस्थिति कहाँ है? बिहार शरीफ में। कहाँ? बिहार शरीफ में। तंत्र विद्या का केंद्र था। क्या था ये? तंत्र विद्या का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका संस्थापक कौन है? धर्मपाल। और इनको उपाधि दिया गया था विक्रमशील का। ये कोसी और गंगा के संगम पर स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और ये क्या है? ब्रजयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। ब्रजयान संप्रदाय का क्या है? ये प्रमुख केंद्र है। ठीक है। इसमें प्रमुख विद्वान है कौन कौन उस समय थे? दीपंकर, श्रीज्ञान, अतीश, वैरोचन, रक्षित और अभयंकर गुप्त आदि जो थे इस समय क्या थे? प्रमुख विद्वान रहा करते थे इसमें। मध्यकालीन बिहार की बात करें तो मध्यकालीन बिहार जो है बख्तियार खिलजी का आक्रमण बहुत ही ज़्यादा ये एग्जाम में पूछने वाला है। बिहार पुलिस हो या फिर दरोगा का एग्जाम हो, इसमें कई बार ये पूछा जा चुका है। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है 12वीं सदी के अंत के आक्रमण थे। मतलब 1210 11-12 की बात है। नालंदा विक्रमशिला एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालय को इसने नष्ट करा था। इसका स्रोत तबकात नासरी से पता चलता है या रियाज उल सलातीन से भी प्राप्त चलता है। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी द्वारा हत्या कर गई। इसका मृत्यु क्या हुआ था? अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। समकालीन बिहारी शासक मैंने उस समय जो समकालीन बिहार के कौन कौन से शासक थे? तो गोविंद पाल। ठीक है। मगध के समय राजा कौन था? तो गोविंद पाल जो थे। इंद्रदूधन मुंगेर के शासक थे। उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय नरसिंह देव उस समय था और इसे नजराना पेश किया था। ये तो उस समय पहले हमने पढ़ा था ये। आगे देखते हैं चेरो राजवंश के बारे में। चेरो राजवंश की बात करें तो इसका उदय जो है पाल वंश के पतन के बाद हुआ था। फिर चेरो राज के 4 भाग में बांटा गया था। ठीक है। इसमें बिहियां जो है बिहियां तिरावन जो भोजपुर अंतर्गत आता है, चैनपुर, देव, मार्कंडे
और कौन कौन से क्षेत्र में फैले हुए थे, तो शाहाबाद, पलामू, चंपारण, ये सब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है। लेकिन इसमें से सबसे महान शासक कौन थे, तो मेदिनी राय जो है पलामू के शासक जो है काफ़ी महानतम शासक में से एक थे। अब आगे देखते हैं नुहानी नुहानी राजवंश, और इसके संस्थापक कौन थे, तो दरिया खान लुहानी। कौन थे, दरिया खान लुहानी। सिकंदर लोदी का जो है प्रशासक थे। कौन थे, सिकंदर लोदी के प्रशासक थे। ठीक है। प्रथम स्वतंत्र शासक जो है बहार खान नुहानी। कौन सा, बहार खान नुहानी। और शेर शाह सूरी द्वारा इसका क्या कर दिया गया था, अंत कर दिया गया था। और ये थोड़ा सा आगे देखते हैं, सल्तनत कालीन बिहार। ठीक है। तो सल्तनत कालीन बिहार में देखेंगे हम लोग इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इल्तुतमिश की बातें करें तो ये इल्तुतमिश जो है बिहार पर कब आक्रमण करता है, तो 1225 ईस्वी में। कब आक्रमण करता है, तो 1225 ईस्वी में जो है आक्रमण करता है। बिहार शरीफ, बाढ़ एवं लखनौती पर अधिकार कर लेते हैं। और इसके पुत्र कौन कौन से थे, नसीरुद्दीन महमूद द्वारा लखनौती के हिशमुद्दीन पर विजय प्राप्त होता है। और उसमें प्रथम जो है सूबेदार नियुक्त करता है बिहार का, जो कौन थे, मलिक अलाउद्दीन जानी। ठीक है, मलिक अलाउद्दीन जानी। फिर आते हैं बलबन। बलबन की बात करें तो एक तुगरिल खां के विद्रोह दबाने हेतु बिहार आया था। बलबन में क्या था, बिहार आया हुआ था। और कब आया था, तो तुगरिल खान जो था उस समय बिहार के शासक था, उस समय जो इसका विद्रोह को दबाने आया था। ठीक है। और बिहार और बंगाल का पृथ्वीकरण भी इसने करा था। और खिलजी वंश की बातें करें तो खिलजी वंश यानी बंगाल के शासक जो है रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य बंगाल पे था। और दरभंगा के राजा एक शकर सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय। ये कोई खास आज तक एग्जाम में पूछा नहीं, सब ना ही याद करते बेटर रहेगा। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो तिरहुत में टकसाल की स्थापना करा था। और फिरोज शाह तुगलक जो है जामा मस्जिद, दरभंगा के निर्माण, तिरहुत में बरनार वंश की स्थापना कौन कर रहा था। तो फिर ये देखते हैं आगे मुगलकालीन बिहार। तो बिहार में जो है प्रथम मुगल सूबेदार कौन था, तो खाने खानम मुनीम। अब अकबर की बातें करें, अकबर जो है हाजीपुर दुर्ग विजय 1574 में करा था, मिथिला विजय 1575 में। बिहार को मुगल सूबा घोषित कब किया था, 1580 में। जहांगीर जो है शहजादा खुर्रम का विद्रोह जो है याद रहेगा हमेशा। फारूक सियर जो अजीमाबाद पटना में राज्याभिषेक कराया था। फारूक सियर जो है अजीमाबाद पटना में क्या किया था, ये राज्याभिषेक कराया था। बिहार के प्रमुख जो है मुगल सूबेदार के बातें करें तो थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए आपको कि जहांगीर काल में कौन कौन से थे, अकबर के काल में कौन कौन से, शाहजहां के काल में कौन से थे, और औरंगजेब के काल में कौन थे। ठीक है, बिहार के सूबेदार थे। तो अकबर के काल में कौन थे, मिर्जा अजीब कोका और सुजात खान। और जहांगीर काल में अफजल खान, शहजादा परवेज। और शाहजहां के काल में खाने आलम, शाइस्ता खान जो है याद रखिएगा। औरंगजेब जो शहजादा अजीम जो है बिहार के सूबेदार थे। शेर शाह सूरी की बात करें तो शेर शाह सूरी के बचपन ग्राम फरीद था। उनके पिता हसन खान जो है सासाराम के जागीरदार थे। और उपाधि की बात करें शेर शाह सूरी को क्या कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, तो शेर खान, हजरत आला की उपाधि दी गई थी। प्रथम इनका युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था, 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 1540 में। और मकाबरा इनका कहा है तो सासाराम में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यूरोपियों का बिहार आगमन। यूरोपियों के आगमन की बातें करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए हुए थे। पुर्तगाली जो है सर्वप्रथम उनका आगमन रहता है। इनका व्यापारिकरण सबसे पहला व्यापारिकरण जो है हुगली बंगाल में बनाते हैं और सूरा का व्यापार करते थे पहले शुरुआती में। फिर आते हैं डच जो है प्रथम फैक्ट्री कहाँ, पटना में खोलते हैं 1632 ईस्वी में। डच जो है अपनी फैक्ट्री जो है 1632 ईस्वी में खोलते हैं। सूती वस्त्र, अफीम और नील का निर्यात करते थे। ठीक है, अब आते हैं अंग्रेजों के बारे में। तो अंग्रेज जो है अपना प्रथम फैक्ट्री जो है पटना में 1620 ईस्वी में कब खोले थे, 1620 ईस्वी में पटना में ही खोले थे। और उसमें अंग्रेज यात्री जो बिहार में आए हुए थे जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। कौन, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी जो है ये अंग्रेज यात्री जो है बिहार के भ्रमण पे आए हुए थे। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो है ये 1865 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो है बिहार में बन के आए थे। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था, 1786 ईस्वी में। कब हुआ था, 1786 ईस्वी में हुआ था, 1786 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार के इतिहास में कुछ विद्रोह हम लोग देखेंगे, जिसमें नोनिया विद्रोह। तो नोनिया विद्रोह जो है नोनिया समुदाय द्वारा जो है इसका विद्रोह किया गया था। इसका कारण था सोरा का व्यापार से संबंधित जो था। और इसका क्षेत्र कौन सा था, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया था। आगे देखते हैं तामड़ विद्रोह। तो तामड़ विद्रोह जो है 1789 से 1832 तक चला ये विद्रोह। ठीक है, इसके छोटा नागपुर में चला था और उराव जनजाति के द्वारा ये हुआ था तामड़ विद्रोह। ठीक है, तामड़ विद्रोह कारण क्या था, जमींदारों का विरोध करना था। इसका नेतृत्व करना था विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा। ठीक है, अब देखिए भावी आंदोलन काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भावी आंदोलन, तो भावी आंदोलन के जो संस्थापक कौन थे, भारत में संस्थापक कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी। कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी। इसके प्रवर्तक जो मोहम्मद अब्दुल बहाव। ठीक है, मोहम्मद अब्दुल बहाव। और कुछ प्रमुख नेता जो है इस आंदोलन से, इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो पटना में था। और प्रमुख नेता में यहाँ पे विलायत अली खान, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। लोटा विद्रोह कब हुआ था, तो लोटा विद्रोह जो है 1856 में हुआ था। कब हुआ था, 1856 ईस्वी में हुआ था। और स्थान जो है मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। और जेल में पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना था। पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देने के कारण जो है ये विद्रोह हुआ था। आगे पहाड़िया विद्रोह का स्थान जो है संथाल परगना है। ठीक है, संथाल परगना। और इसका नेतृत्व करता है जो करिया पुलहर, चिंगड़ू, सवरिया, ये सब थे। और परिणाम जो पहाड़िया सरदार अंग्रेज समझौता में क्या होता है, ये आगे चलकर समझौता हो चुका था। उसमें अंग्रेज के प्रशासक कौन थे, अगस्टक क्वीनलैंड थे। अगस्टक क्वीनलैंड।
आइए अब आगे देखते हैं। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में, ठीक है। और ये ताना भगत आंदोलन जो है मतलब आज़ादी तक ये चला था। प्रारंभिक नाम इसका कुरुक धर्म था और नेतृत्वकर्ता कौन थे? यात्रा भगत थे। कौन थे? यात्रा भगत। और इनको क्या कहा जाता था? कि जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता था यात्रा भगत को, ठीक है। प्राकृतिक धार्मिक एवं आर्थिक सुधार था। क्या था? ये प्राकृतिक एवं धार्मिक आर्थिक सुधार था। और गांधीवादी आंदोलन में ये गांधीवादी आंदोलन में सम्मेलन हुआ। आगे चल करके जो गांधीवादी आंदोलन में ये मिल जाते हैं। अब आते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चलता है और ये भी क्षेत्र जो है छोटनागपुर के पठार में भी होता है। इसका कारण क्या था? तो चावल की शराब यानी हड़िया पर उत्पादन शुल्क, सिंगराई मानकी के अधिकार छीन जाना और दिकुओं द्वारा शोषण। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धू भगत और गंगा नारायण, ठीक है। बुद्धू भगत और गंगा नारायण जो थे इसके नेतृत्व करते थे, ठीक है। परिणाम क्या हुआ आगे चल करके? विनियमन रेगुलेशन का आरोपण ब्रिटिश प्रशासक कैप्टन थॉमस विल्किंसन यानी किशुन साहब को जो है ये आगे चल करके जो है फिर समझौता हो जाता है और आगे चलकर कई सारे जो है नियम बदलाव लाए जाते हैं और उसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाता है। संताल विद्रोह, संताल विद्रोह की बातें करें तो 1855 से 1856 तक चला और क्षेत्र तपस्या निवारण है डिक्कू द्वारा शोषण। और इसके नेतृत्व करता है सिद्धू कान्हू और चांद तथा भैरव। संताल विद्रोह सिद्धू कान्हू और चांद तथा भैरव के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में और भी कई सारे प्रमुख विद्रोह थे उस दौरान। उसमें सबसे पहला जो है आता है रोहिणी विद्रोह। रोहिणी विद्रोह देवघर के जिले में होता है, ठीक है। और समय जो 12 जून 1857 सेना की 32वीं रेजिमेंट जो है इसमें क्या होती है? ये कूच करती है। और उसमें जो पटना के कमिश्नर कौन थे? विलियम थे, सर विलियम। उसमें और मेजर जनरल लोआयट दानापुर सैन्य मुख्यालय प्रमुख थे उस समय। अब आइए देखते हैं पटना में विद्रोह। जो पटना विद्रोह ये आखिर विद्रोह हुआ कब था? तो पटना में जो विद्रोह हुआ था 3 जुलाई 1857 को हुआ था। और उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? पीर अली थे। कौन थे? पीर अली। उसमें जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? पीर अली थे, ठीक है। और उसमें अंग्रेज का अधिकारी जो टेलर था। कौन था? टेलर। कमिश्नर, पटना का कमिश्नर था वो। आइए आगे देखते हैं। कुंवर सिंह जो थे क्या थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। उसमें प्रमुख विजय उन्होंने मतलब प्राप्त करी थी शाहाबाद में और आरा, आजमगढ़ ये सब क्षेत्रों में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 में। कब हुई थी? 1858 में जगदीशपुर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और ये कभी ना हारने वाले विद्रोही नेता भी इनको कहा जाता है। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 ईस्वी में। 1899 से 1900 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। और उनका अन्य नाम था उलगुलान और महान हलचल। महान हलचल भी उनका नाम है। कारण क्या है? सामूहिक खेती यानी खूट कंटी की परंपरा का दिक्कू द्वारा अतिक्रमण, सैलर के पहाड़ी पर अंग्रेजों से पराजय। लेकिन अंततः जाकर के ये बिरसा मुंडा हार जाते हैं और सैलर के पहाड़ी पर अंग्रेजों से क्या होते हैं? ये हार जाते हैं। बिहार में किसान आंदोलन की बात करें तो बिहार में किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसके नेता महात्मा गांधी थे और कारण क्या था? 3 कठिया प्रथा का विरोध था, ठीक है। और देखिए आगे देखते हैं किसान सभा। किसान सभा 1922 से 1923 ईस्वी में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? शाह मोहम्मद और स्थान मुंगेर, ठीक है। किसान पहली बार बिहार में किसान सभा की जो स्थापना 1922-23 में करी गई थी और उसमें स्थान मुंगेर था। उसमें अध्यक्ष जो थे शाह मोहम्मद थे और उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे और श्रीश्वरी चौधरी थे। सचिव कौन थे? तो उसमें नंद कुमार सिंह थे। ये बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में करी गई थी। कब करी गई थी? 1929 ईस्वी में। स्थान सोनपुर मेला था और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। और उसमें सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिन्हा थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के कई सारे मतलब सम्मेलन हुए हैं तो उन सम्मेलन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रथम सम्मेलन जो है स्थान सोनपुर में, अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे वर्ष 1929 में। द्वितीय सम्मेलन की बात करें, द्वितीय सम्मेलन जो 1934 में हुआ था स्थान गया में और उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। तृतीय सम्मेलन की बात करें तो तीसरे सम्मेलन 1935 में और स्थान हाजीपुर में और उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती थे अध्यक्ष। आइए देखते हैं बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी। बाबाजी ठाकुरदास। बाबाजी ठाकुरदास पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906 से 1907 में और दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन जो इन्होंने करा था। बाबूजी ठाकुरदास पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में करा था और बनारस षड्यंत्र केस के तहत काला पानी बंदी जीवन पुस्तक का लेखन भी, जो काला पानी में थे तो उसी समय जब बंदी जीवन पुस्तक का लेखन करा था। आगे देखते हैं बंकिम चंद्र मित्र। लिबर्टी ऑफ लेट्स वितरण 1915 में इसकी स्थापना करा था। अनुशीलन समिति पटना शाखा की स्थापना में सहयोग इन्होंने करा था। सहयोगी टीटू घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता बिहार नेशनल कॉलेज ये से संबंधित है। ये सभी एक ही स्कूल में पढ़े हुए थे, कॉलेज में पढ़े हुए थे। आते हैं ये वैकुंठ शुक्ल। वैकुंठ शुक्ल जो है हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। फणींद्र घोष लाहौर षड्यंत्र केस गवाह को बेतिया में हत्या करा था और मोतिहारी जेल में भी इनको फांसी हुई थी। मोतिहारी जेल में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। आगे देखते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को था। उसमें अभियुक्त कौन कौन थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। और इसमें क्या करा था? लक्ष्य जो अंग्रेज जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या करना था। मृत्यु जो अंग्रेज वकील केनेडी की पत्नी व पुत्री की हुई थी। परिणाम में क्या होता है? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी पे चढ़ा दिया गया। खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु। कौन थे? कालिदास बसु थे। बिहार में होम रूल लीग की बात करें तो बांकीपुर पटना में स्थापना। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है पटना में
16 दिसंबर 1916 में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मजरूल हक थे, मुजफ्फरपुर शाखा थी। और इसके संस्थापक जो है जनकारी प्रसाद थे, कौन थे, सॉरी जनकधारी प्रसाद, कौन थे संस्थापक, जनकधारी प्रसाद, जो मुजफ्फरपुर शाखा के क्या थे, ये संस्थापक थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह था और 3 गठिया प्रणाली के विरुद्ध था। राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को आमंत्रण जो किए थे, कब किए थे, लखनऊ अधिवेशन में। कब क्या करा था उनको, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में उन्होंने करा था। प्रमुख आंदोलनकारी जो है राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद और शंभू सरन थे। चंपारण एग्रेरियन समिति, चंपारण एग्रेरियन समिति की इसकी स्थापना जो कब हुई थी, तो 1918 में, 1918 में हुआ था। और ये गठनकर्ता कौन थे, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, उस समय उपराज्यपाल थे बिहार के। अध्यक्ष थे एच टी सलाई और सदस्य थे गांधी जी, एल सी अदामी और कीर्त्यानंद सिंह और डीजे रीड और वही क्या थे, वजी ईरानी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का पटना आगमन कब हुआ था, तो 10 अप्रैल 1917 को। कब हुआ था, 10 अप्रैल 1917 को। मजरूल हक व बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से उन्होंने भेंट करा था। मोतिहारी आगमन उन्हें 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे और बेतिया जो है 22 अप्रैल को बेतिया में पहुंचे, ठीक है। और वहाँ पे हजारीमल धर्मशाला में विश्राम करा था, हजारीमल धर्मशाला में विश्राम करा था। और चंपारण एग्रीगेशन एक्ट 18 को 24 मई 1918 को करा था, ठीक है। आते हैं बिहार में असहयोग आंदोलन। इसमें समर्थन है 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल हुआ था। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919 में। महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया था, 6 फरवरी 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 पर ये हड़ताल हुआ था, उसी समय जब वो आए थे। प्रमुख नेता जो थे सर मोहम्मद जुबैर मुंगेर से, गुलाम इमाम पटना से और गोरख प्रसाद मोतिहारी से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और धरणीधर प्रसाद आदि जो थे, ये सभी जो नेता थे। बिहार स्वराज दल का गठन कब हुआ था, तो 1923 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, नारायण प्रसाद थे। कौन थे, नारायण प्रसाद। इमरात सरिया फुलवाड़ी का गठन कौन करता था, मौलाना सज्जाद ने, यानी फुलवाड़ी जो है उसका स्थापना किसने करा था, मौलाना सज्जाद ने करा था। कांग्रेस का नया अधिवेशन कब हुआ था, सॉरी गया अधिवेशन, कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। कब, 1922 उसमें अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे, ठीक है, चित्तरंजन दास। स्वराज दल का गठन, उसके बाद जो है इसमें स्वराज दल का गठन होता है और शाहबाद से नसबंदी आंदोलन का प्रारंभ होता है, शाहबाद से नसबंदी आंदोलन का प्रारंभ होता है। अब आगे देखते हैं बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। तो लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर जो है 1 नवंबर 1927 को होता है। लीडर मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता जो अली इमाम, शशिदानंद सिन्हा और इस्माइल खान थे। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा की स्थापना की गई थी। आयोग के सदस्यों में पटना आगमन 12 दिसंबर 1928 को किया गया था। आयोग का स्वागत जो है महाराजा डुमराव द्वारा किया गया था। कौन करा था, महाराजा डुमराव के द्वारा जो है किया गया था आयोग का स्वागत। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी, तो इसमें कौन कौन से थे, तो गिरिधर चौधरी यानी कारो बाबू जो थे, दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी थे। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1930 में। कब, 1930 में। सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया इसमें। और सारण और चंपारण से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। कहाँ से, तो सारण एवं चंपारण। प्रमुख नेता कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जो मोतिहारी से, जबी कृपलानी थे मोतिहारी से ही, और विपिन बिहारी वर्मा जो है सारण और चंपारण से थे। आइए हम लोग बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को देखते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी जो है उसी समय कब हुई थी, 9 अगस्त 1942 को। कब हुई थी, 9 अगस्त 1942 को। और उनको कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर के जेल में रखा गया था। और महाधिवक्ता बालदेव सहाय द्वारा त्यागपत्र भी दिया गया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है आजाद दास्ते का गठन किया गया था। ये आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये आजाद दास्ते का जो है गठन किसके द्वारा किया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन तो किसने करा था, अंजुमन इस्लामिया हाल के द्वारा। किसने के द्वारा किया गया था, अंजुमन इस्लामिया हाल के द्वारा किया गया था। महिला चरखा क्लब जो है कदम को पटना द्वारा जुलूस निकाला गया था इसी आंदोलन के तहत। और अध्यक्ष उसमें अध्यक्षा कौन थी, तो भागवती देवी थी। कौन थी, भागवती देवी, जो राजेंद्र प्रसाद की क्या थी, बहन थी। जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की स्थापना, और जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है इस आंदोलन के दौरान ही जो है ध्रुव दल की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं आगे। पटना सचिवालय गोलीकांड के बारे में थोड़ा जानते हैं कि पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, तो 11 अगस्त 1942 को। कब हुआ था, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। इसमें अभियुक्त कौन थे, तो WG आर्चर जो जिलाधिकारी पटना था वहाँ पे, और 7 छात्रों को वहाँ पे क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और कौन कौन से जो 7 लोग थे, तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ठीक है, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार, सतीश प्रसाद झा, राम गोविंद सिंह और देवीपत चौधरी और रामानंद सिंह, ये 7 लोग जो थे सचिवालय गोलीकांड में इनकी मृत्यु हुई थी। परीक्षा दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइन देखते हैं कि श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार गठन कब किया गया था, 2 जनवरी 1946 को। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के संस्थापक सचिव कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या था, तो मुरली भरावा था, मुरली भरावा। अब आइए हम लोग देखते हैं बिहार की लोक संस्कृति के बारे में, कुछ त्यौहार और कुछ कलमकारी जो भी आगे होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रमुख त्योहार में सबसे प्रमुख त्योहार जो है कौन सा आता है, छठ पूजा आता है। और बिहार का सबसे लोकप्रिय त्योहार है और उसमें क्या होता है, सूर्य भगवान एवं देवी उषा को समर्पित है। ये किसको समर्पित है, तो सूर्य देव एवं देवी उषा को समर्पित है। और ये वर्ष में क्या होता है, 2 बार होता है, एक चैत के माह में और कार्तिक माह में।
और ये 3 दिवसीय त्यौहार है। कौन सा? ये 3 दिवसीय त्यौहार है। जैसे तो 4 दिनों में मनाया जाता है, ये 3 दिवसीय त्यौहार है। आगे देखते हैं सामा चकेवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि सामा चकेवा जो किसको समर्पित है? तो ये भाई बहन को है। किसको समर्पित है? भाई बहन को समर्पित है। और कौन से क्षेत्र में होता है? मिथिलांचल में होता है। और कब मनाया जाता है? तो नवंबर और माह के समय में मनाया जाता है। नाग पंचमी, तो नाग पंचमी में नाग पूजा को समर्पित है और श्रावण मास के पंचमी के दिन मनाया जाता है और राजगीर के क्षेत्र में ज़्यादातर ये मनाया जाता है। बिहुला त्यौहार, बिहुला त्यौहार जो है परिवार के कल्याण हेतु समर्पित है और मनसा देवी को समर्पित ये त्यौहार है और भागलपुर और पूर्वी बिहार में ये मनाया जाता है। अगला त्यौहार है मधुश्रावणी त्यौहार। मधुश्रावणी त्यौहार श्रावण के मास में मनाया जाता है और सुहाग की रक्षा हेतु मनाया जाता है ये, और मिथिलांचल में ये मनाया जाता है। जितिया यानी जीवित पुत्रिका संतानों की दीर्घायु हेतु माताओं द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है। गंधर्व जीमूत वाहन का पूजा और 3 दिवसीय त्यौहार होता है और समय जो है आश्विन मास सितंबर के महीने में ये मनाया जाता है। आते हैं हम लोग पटना कलम शैली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पटना कलम शैली क्या है? तो पटना कलम शैली की बात करें तो पटना कलम शैली जो है, इसमें क्या होता है कि लघु चित्रों का चित्रांकन किया जाता है और इसमें मुख्य विषय क्या होता है? तो दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व, पशु पक्षी का चित्रण होता है। इसका विकास कब हुआ था? तो 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य में जो इसका विकास हुआ था, उसका और भी नाम है कंपन शैली और पुरुषों की चित्र शैली। और इसमें कई सारे जो है ब्रश होते हैं, और ब्रश जो होते हैं गिलहरी के पूंछ से होते हैं, ऊँट सुअर हिरन के बाल के बना होता है, कबूतर या चील के पंख से ये बना होता है। और उसके क्या विशेषताएं होते हैं? तो कागज पर सीधे ब्रश से ही चित्रकारी की जाती है। कागज के साथ हाथी दांत व अवरक पर भी चित्रण किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और नीला रंग, ठीक है, पीला रंग, काला रंग और हरा रंग। जिसमें हरा रंग के लिए है सेम की पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, काला रंग के लिए जौ की राख को इस्तेमाल किया जाता है और पीला रंग जो है प्यूरी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, नीला रंग के नील का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रमुख चित्रकार को हम लोग याद करेंगे कि प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? सेवकराम, जो प्रथम कलाकार थे सेवकराम, ठीक है। पटना कलम शैली का प्रथम कलाकार कौन थे? तो सेवकराम, ठीक है। और अब आते हैं हुलास लाल, पशु पक्षी चिंतन में बहुत ही माहिर हुलास लाल। जयराम दास यानी श्याम कलम के माहिर थे जयराम दास। फकीर चंद्र, शिवलाल, ईश्वरी चंद्र वर्मा, इनका नाम बहुत ही याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो अंतिम प्रतिनिधि कलाकार थे। और महिला कलाकार जो है कौन कौन से थी? तो महिला कलाकार दक्षो बीबी, सोना बीबी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला की बात करें तो हम लोग इसमें जो है महिलाओं के लिए विशेष भूमिका है इसमें। और ये जो है मिथिलांचल की प्रसिद्ध लोक कला है। क्या है? मिथिलांचल की प्रसिद्ध लोक कला है। वर्ष 1934 में जो है, वर्ष 1934 में तत्कालीन जिलाधिकारी विलियम जी आर्चर द्वारा प्रथमतया निरीक्षण इसका किया गया था वर्ष 1934 में। और इसमें किस प्रकार की होती है? तो भित्ति चित्रकारी होती है और अरिपन चित्र को इसमें बनाया जाता है। इसका मधुबनी चित्रकला जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक भित्ति चित्र होता है, एक अरिपन चित्र होता है। और भित्ति चित्र में जो है तो गोसनी घर की सजावट यानी गोसाई घर की सजावट के रूप में इसको बनाया जाता है। और या कोहबर घर की सजावट के रूप में, जैसे शादी ब्याह में होता है तो कोहबर किया जाता है, एक विधि होती है उसमें, ये घरों में जो है दीवार पे ऐसा बनाया जाता है। और एक होता है अरिपन चित्र, इसमें अरिपन चित्र को दर्शाया जाता है। इसमें रंग जो होता है तो रंग लाल, पीला, हरा, ठीक है, जैसे चटक रंग का इस्तेमाल होता है इसमें। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, नेपाल, ये सब क्षेत्र में जो है ये हमें देखने को मिलेगा मधुबनी चित्रकला। और इसमें से प्रमुख चित्रकार जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें तो पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री भागवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, पद्मश्री महासुंदरी देवी और भारती दयाल आदि, ठीक है। तो इन सभी का नाम जो है हमें याद होना चाहिए, ये कौन चित्रकला से कौन संबंधित है। चलिए आगे देखते। कोहबर घर के चित्र ये सभी तो उतना खास होते नहीं है, लेकिन हम लोग इसका एक चीज़ याद करते हैं, ये प्रतीकात्मक महत्व के चित्र के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। मछली को कम उत्तेजना और सिंह जो है शक्ति का प्रतीक होता है। केला जो है मानसलता का प्रतीक होता है। बांस जो है वंश वृद्धि आदि के लिए, ठीक है, प्रतीक चिन्ह होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला किस क्षेत्र में ज़्यादातर है? तो भागलपुर जिला, ठीक है। और उसका अन्य नाम है सब चित्रकारी, स्नेक पेंटिंग और अंग कला। इसका शैली क्या है? तो रेखा चित्र है और इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, गुलाबी, हरा और पीला। प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? तो उल्फी झा, चक्रवर्ती देवी और निर्मला देवी। आते हैं जोधपुरिया चित्रकला शैली। तो इसका विषय जो है संथाल समाज की जो है लोक कथाएं को दर्शाता है। और इसमें सामग्री क्या क्या होती है? तो कपड़े या कागज की छोटी छोटी पट्टियों को जोड़कर चित्रण किया जाता है। और ये जोधपुरिया चित्रकला जो है भारत के प्राचीनतम चित्रकला में से एक है। और ये कहाँ होता है? तो छोटा नागपुर के पठार की तरफ होता है, ठीक है। इसमें जो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद। अब आइए हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख लोकगीत। तो बिहार के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? तो आते हैं कुछ प्रमुख, आइए हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख लोकगीत। इसमें से लोकगीतों में प्रमुख राग होते हैं और राग कौन कौन सा होता है? तो चैत राग, पूर्वी, नचारी, लगनी, फाग राग, ये सभी जो है ये राग है। और ये अलग अलग अवसर पर जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में गाया जाता है, ठीक है। और इसके कुछ एक रचयिता होते हैं, उनका भी थोड़ा सा हम लोग नाम को देख लेते हैं। जैसे नचारी राग जो है, और किसके द्वारा? तो विद्यापति द्वारा प्रारंभ किया गया था और मिथिला के क्षेत्रों में गाया जाता है। और इसमें भगवान शंकर की जो है प्रार्थना की जाती है इसमें, ठीक है। अब आते हैं लगनी राग जो है, तो लगनी राग का जो रचयिता विद्यापति ही थे और इनका जो क्षेत्र है दरभंगा जिला में, मिथिला क्षेत्र में है। फाग राग जो है, इसका रचना का श्रेय जो है नवल किशोर सिंह को जाता है, जो बेतिया कराने वाले थे। और होली के अवसर पर इसका गायन किया जाता है। क्षेत्र बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सब इसका गायन होता है।
अब आते हैं चैती राग। तो चैत का राग जो है ये जो चैत मास में गायन इसका किया जाता है और पटना भोजपुर रोहतास में बक्सर के आसपास के क्षेत्रों में ये गाया जाता है। अब आते हैं बिहार के लोकगीत। बिहार के लोकगीत में जैसे कि आते हैं संस्कार गीत। संस्कार गीत के ये जो किस अवसर पर गाए जाते हैं, तो बच्चों का जब जन्म होता है और मुंडन और विवाह होता है तो उस समय जो इस गीत को गाया जाता है। और इसमें कौन कौन से गीत होते हैं, तो समूझौनी, कोहबर और सोहर। सोहर ज़्यादातर गाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं गाथा गीत। गाथा गीत जो है तो लोरी गायन, इसको हम लोग लोरी गायन भी कहते हैं, यानी लोरी की तरह सुनाया जाता है, यानी वीर रस से परिपूर्ण विषय लोरी के जीवन प्रसंग होता है। नायका बंजारा, नायका बंजारा, बिजमैल, सलहेज और भी कई सारे गीत हैं। दीना भद्री, बिहुला, बिहुला अलाहा, नूनाचार, ये सभी जो है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इन्हें हम लोग छोड़ देते हैं इसको। और भी सारे हैं, पर्वत गीत, ऋतु गीत, पेशा गीत, ये बिल्कुल भी ये हमारे काम का नहीं है तो इसे हम लोग अभी छोड़ देते हैं इसे। बिहार के प्रमुख लोक गायक एवं गायिका है शारदा सिन्हा, जो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, और इनके बारे में जब भी जाए एग्जाम में तो सारा कुछ पढ़ के ही जाए। और साथ ही साथ जो है बिहार से संबंधित जितने भी लोगों को यदि पद्मश्री, ठीक है, और पद्म भूषण या पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न जिन्हें मिला होगा उनके बारे में जरूर पढ़ के जाए। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, इनको पद्मश्री कब मिला, इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग एक बार मेमोराइज करके जाएंगे। या फिर कोई बिहार के खिलाड़ी जो है यदि इनको कुछ ये पुरस्कार दिया गया तो उनको जरूर हम एक बार, या उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया उन्होंने हाल ही में, तो उनको जो हम लोग जरूर पढ़ के जाएंगे। अब आते हैं आगे डॉक्टर शंकर प्रसाद और ये ब्रज किशोर दुबे, ये तीन नाम जो है आप हमेशा याद रखिएगा, ये गायक है। और बिहार के प्रमुख लोक है नाट्य परंपरा, तो कुछ लोक नाट्य परंपरा है उनको भी हम लोग पढ़ के जाएंगे। विदेशिया, विदेशिया जो है ये किधर होता है, तो भोजपुर के आसपास के इलाकों में होता है विदेशिया। और ये इसका प्रणेता यानी श्रोता जो है कौन है, भिखारी ठाकुर है, ठीक है। और इसकी 20वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें सामाजिक मुद्दा और भावनात्मक संबंध को दर्शाया जाता है। और शैली कैसी होती है, तो संगीत युक्त होता है, रंगमत शैली होती है और व्यंग ली जाती है इसमें। और विशेषतः जो स्त्री पात्रों का मंचन भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। अब आते हैं उसमें जाट जाटिन बिहार का ही नृत्य है और मिथिला और कोसी के क्षेत्र में इसे किया जाता है और ये अविवाहित लड़कियों द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं हम लोग डोमकच। डोमकच भी याद रखिएगा, डोमकच जो है मिथिला के क्षेत्रों में किया जाता है और इसमें जो है पारिवारिक उत्सव से जुड़ा जो है लोक नृत्य की जाती है और घर के आंगन में महिलाओं द्वारा जो है रात्रि के समय में इसको प्रस्तुत किया जाता है। सामा चकेवा, सामा चकेवा जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के पूर्णमासी के तक मंचन किया जाता है और शैली जो है प्रश्नोत्तर शैली होती है। इसमें विशेषता क्या होती है कि पात्रों का निर्माण मिट्टी द्वारा और किंतु अभिनय बालिकाओं द्वारा जो है इसमें किया जाता है। झुमरी नृत्य, झुमरी भी याद करिएगा, झुमरी कहाँ का है, तो ये बिहार का ही है, मिथिलांचल के क्षेत्र में होता है और गुजरात के गारबा नृत्य के समान होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि झुमारी नृत्य जो है गुजरात के गारबा नृत्य के बिल्कुल समान है, ठीक है। झिझियान नृत्य, ये भी याद रखिए, वर्षा के ऋतु में जो इसको मनाया जाता है हिंद देवता को प्रसन्न करने के लिए। कीर्तनिया, भकुली, बंका, बगुली, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार जरूर देखे जाइएगा। बिहार में कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रमुख संस्थान, इसमें भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है, पटना में है। बिहार ललित कला अकादमी कहाँ है, पटना में ही स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ है, ये जरूर याद रखिएगा, कहाँ है, राजगीर नालंदा में है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ है, तो नालंदा में, राजगीर में है। बिहार संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, पटना में है। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड कहाँ है, तो पटना में है। मिथिला चित्रकला संस्थान कहाँ है, तो मधुबनी में है। मिथिला चित्रकला संस्थान कहाँ है, तो मधुबनी में स्थित है, ठीक है। अभी बिहार के लोक नृत्य हम लोग अभी देखें, थोड़ा सा भी इसमें लगता है छूट गया है, इसको एक बार बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं। कटघोड़वा नृत्य, कटघोड़वा नृत्य भी देख लीजिएगा, बांस तथा लकड़ी की पतली डंडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य की जाती है। धोबिया नृत्य, धोबी जाति के लोकप्रिय यानी धोबी जाति जो ज़्यादा मनाती है इसे, शुभ अवसरों पर आयोजन, श्रृंगार गीतों का प्रधानता और भोजपुर में ज़्यादातर इसे मनाया जाता है। झिझिया, झिझिया जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजन, झिझिया कब आयोजन होता है, दुर्गा पूजा के अवसर पर होता है, ठीक है। और इसमें जो है राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा की जो है सुनाई जाती है। गांव की महिला द्वारा सिर पर एक घड़ा और उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर जो है सामूहिक नृत्य की जाती है। कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य जो है मुंडा और उराव आदिवासियों द्वारा जो है इसे मनाया जाता है। और ये क्या है, एक प्रकार की कर्मा नृत्य जो है, एक प्रकार क्या है ये, फसल की कटाई एवं बुआई के अवसर पर संपन्न होता है। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र इस्तेमाल होता है कर्मा नृत्य में, तो मादल, बांसुरी और तुरही, ठीक है। लौंडा नृत्य, तो लौंडा नृत्य जो है इसका बबुआ नृत्य भी कहा जाता है और प्रमुख क्षेत्र इसका जो भोजपुर है, लड़कों और लड़की के रूप में इसका नृत्य किया जाता है। झरनी नृत्य, झरनी नृत्य जो है भाई साहब, तो मुहर्रम के समय जो मुस्लिमों द्वारा जो है नृत्य की जाती है झरनी नृत्य, ठीक है। खोलड़ी नृत्य, अतिथियों के मनोरंजन हेतु पेशेवर नर्तकी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है खोलड़ी नृत्य। करिया झूमर नृत्य, महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य होता है। पावड़िया नृत्य, बच्चों के जन्म के समय पुरुषों द्वारा प्रदर्शन की जाती है और घाघरा पहनकर पावड़िया नर्तक द्वारा सुहर खिलौने गीतों पर नृत्य की जाती है। फिलहाल अभी तो हम लोग इतना ही इसमें पढ़ेंगे और एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें बिहार का भूगोल होगा और उसमें और अर्थशास्त्र भी होगा और एक और वीडियो लाएंगे जिसमें विविध होगा बिहार के, ठीक है। और इसे सारा जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे और एग्जाम से पहले सब चीज़ों को रिवाइज करके हम लोग एग्जाम में जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।